न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है और इसके लिए एक एक्टिविटी भी की थी। आपको अच्छे से समझ आया था ना? वेल, गुड। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस को आज कंटिन्यू करेंगे। क्लोरोफिल और सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सेल में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या आप बता सकते हैं? सही कहा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, यानी कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल के लीव्स में प्रेजेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है। सो वी कैन से दैट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स। अब हम समझते हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और यही एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाने के लिए यूज होती है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीव्स के अलावा क्या क्लोरोफिल कहीं और भी प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। प्लांट्स की ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसीलिए ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स. It can also take place in the green stems and branches of the plant. क्या आप इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? डेजर्ट प्लांट्स जैसे कैक्टस में लीव्स ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए स्पाइन्स में मॉडिफाइड होती हैं और स्टेम जो है वो ग्रीन, थिक और फ्लैशी होती है। कैक्टस में ये ग्रीन थिक स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इन कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स. फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय इट्स थिक ग्रीन स्टेम. अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा? करेक्ट, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। चलो इसे एक एक्टिविटी की हेल्प से प्रूव करते हैं। एम ऑफ द एक्टिविटी इज टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक क्रोटॉन प्लांट, बीकर, अल्कोहल, वाटर, बंसन बर्नर, iodine solution, dropper, boiling tube, test tube holder, petri dish, wire gauze और tripod stand. सबसे पहले हम एक क्रोटॉन प्लांट लेंगे। क्रोटॉन प्लांट की लीव्स वेरीगेटेड होती हैं, यानी वो पार्टली ग्रीन और पार्टली व्हाइट होती हैं। ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और व्हाइट पार्ट में नहीं। अब इस प्लांट को कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख दो और फिर इसकी एक लीफ तोड़कर शीट पर ट्रेस कर लो जिसमें ग्रीन और व्हाइट पैचेस शो हो और फिर लीफ को डीकलराइज कर लो। आपको याद होगा डीकलराइज कैसे करते हैं? वेरी गुड, पहले वाटर में और फिर अल्कोहल में बॉईल करके। उसके बाद लीफ को वाटर से वॉश करो और उस पर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालकर ऑब्जर्व करो। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? आप ऑब्जर्व करेंगे कि लीफ का वो पार्ट जो डीकलराइज करने से पहले ग्रीन था वो ब्लू ब्लैक हो गया है और जो व्हाइट पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। और क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्च सिर्फ ग्रीन एरियाज में बना है, यानी जहाँ क्लोरोफिल है वहीं स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ स्टार्च नहीं बना। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सनलाइट की।
क्या आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? यस, करेक्ट। हमने अभी पढ़ा कि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये केमिकल एनर्जी फूड यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होती है। The solar energy is converted into chemical energy in photosynthesis. The chemical energy is stored in the form of carbohydrate in plants. क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेकर उसे डार्क रूम में 2-3 दिन के लिए रख दीजिए ताकि वो डीस्टार्च हो जाए। फिर उसकी एक लीफ का कुछ पार्ट ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दो और प्लांट को कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख दो। फिर वो लीफ प्लक करके उसको डीकलराइज करो और स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट करो। ये करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लैक स्ट्रिप जहाँ थी वो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, यानी फोटोसिंथेसिस वहाँ नहीं हुई, वहाँ स्टार्च नहीं बना। इससे हम कह सकते हैं कि ब्लैक स्ट्रिप की वजह से लीफ को सनलाइट नहीं मिली और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। Sunlight is necessary for photosynthesis. I hope आपको फोटोसिंथेसिस के सभी रॉ मटेरियल्स समझ आ गए हैं। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्या आप जानते हैं? चलो इसे डिस्कस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई तो प्लांट्स ही नहीं होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स एज फोटोसिंथेसिस enables them to make their own food. और सभी ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कैसे? वेल, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं और वहां से एनर्जी लेते हैं, तो वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। और फिर कार्निवोर्स इन हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं जिन्हें फूड प्लांट्स से मिला था, तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। यानी अगर प्लांट्स ना हो तो एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और लाइफ के लिए क्या जरूरी है? यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? यस, सही कहा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? राइट, ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करती है। फोटोसिंथेसिस maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या आपको याद है? गुड।
तो बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स और फैट्स कैसे बनेंगे? वेल, ये न्यूट्रिएंट्स या फूड कंपोनेंट्स भी प्लांट्स ही बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बट प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, और ये नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? आप जानते हैं कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, पर ये नाइट्रोजन प्लांट्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में ही अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में कैसे आएगी? इसके लिए सॉइल में प्रेजेंट राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्यूबल फॉर्म जैसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, और प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से वाटर के साथ ये नाइट्रेट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ फर्टिलाइजर्स भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फार्मर्स सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। प्लांट्स कैनॉट यूज नाइट्रोजन present in the atmosphere directly. Rhizobium bacteria converts atmospheric nitrogen into water-soluble form, that is nitrates. Nitrates are absorbed with water by the roots of the plants. Fertilizers also provide nitrogen to the plants, and therefore farmers add fertilizers to the soil for growing crop plants. सनफ्लावर और मस्टर्ड जैसे प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को ऑयल में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने सीड्स में स्टोर करते हैं। प्लांट्स लाइक सल्फर एंड मस्टर्ड कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट्स एंड स्टोर देम इन देयर सीड्स। तो समझ आया आपको कि फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है और कैसे प्लांट्स प्रोटीन्स और फैट्स भी बनाते हैं? गुड, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आपको याद है हमने हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मॉड्यूल 1 में पढ़ा था। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना पाते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। The mode of nutrition in which an organism cannot make its own food and depend on others for food is called heterotrophic nutrition. कुछ ग्रीन प्लांट्स हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नाउ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस सोर्स से फूड ऑब्टेन किया जा रहा है उसके बेसिस पर ये टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, और ये टाइप्स हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस। Different types of heterotrophic nutrition in plants are saprophytic nutrition, parasitic nutrition, and symbiosis. Saprophytic nutrition, parasitic nutrition और symbiosis। आज हम बात करेंगे saprophytic nutrition के बारे में। अब saprophytic nutrition किन में होता है और कैसे होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है, और ये प्लांट्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स
लेते हैं। Non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter. ये organic matter इन non-green plants को कहाँ से मिलता है? Well, non-green plants को organic matter dead plants और animals से मिलता है और जो इन्हें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprophytic nutrition. और जो plants saprophytic mode of nutrition use करते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहते हैं saprophytes. इंडियन पाइप और कोरल रूट saprophytes के एग्जाम्पल्स हैं। Plants that use saprophytic nutrition are called saprophytes. For example, Indian pipe and coral root. अब क्वेश्चन आता है कि ये saprophytes डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन कैसे अब्सॉर्ब करते हैं? saprophytes के रूट्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हैं फंजाई। The roots of saprophytes contain organisms called fungi. ये fungi dead और decaying organic matter पर digestive juices secrete करते हैं। और digestive juices क्या करते हैं? ये digestive juices organic matter को liquid में convert कर देते हैं और फिर इस liquid से non-green plants यानी saprophytes न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The fungi secrete digestive juices on the dead and decaying organic matter and convert it into a liquid that is used as a nutrient by the non-green plants or saprophytes. Fungi जैसे organisms जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की हेल्प से फूड लेते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। फंजाई के कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं आप? मोल्ड, मशरूम, यीस्ट एक्सेट्रा ये फंजाई के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। तो what are saprotrophs? Organisms that derive their nutrition from dead and decaying organic matter are called saprotrophs. क्या आपने कभी ब्रेड पर ग्रीन फ्लफी पैचेस देखे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये पैचेस क्या हैं? ये ग्रीन फ्लफी पैचेस एक तरह का फंगस है जिसका नाम है ब्रेड मोल्ड। मोल्ड डीकेइंग ब्रेड से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है। और क्या आपने कभी मॉइस्ट और वार्म एरियाज में रॉटिंग वुड पर अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर्स देखे हैं? क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्स? वेल, ये स्ट्रक्चर्स मशरूम हैं। मशरूम भी एक सैप्रोटोफ का ही एग्जाम्पल है। फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट और वार्म वेदर की जरूरत होती है। फंजाई नीड्स मॉइस्ट एंड वार्म वेदर टू ग्रो। तो क्या अब आप सैप्रोफाइट और सैप्रोट्रोफ में डिफरेंस बता सकते हैं? वेल, सही कहा। सैप्रोफाइट्स प्लांट्स हैं जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं और सैप्रोट्रोफ्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। So, what is the difference between saprophyte and saprotroph? Saprophytes are the plants that
use saprophytic mode of nutrition, whereas saprotrophs are the organisms that use saprophytic mode of nutrition. तो समझ आया आपको? Chlorophyll is the green pigment present in the chloroplast in leaves. Chlorophyll traps the solar energy. This energy is utilized by the plants to synthesize food from carbon dioxide and water. फिर हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के साथ स्टेम्स और ब्रांचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है. Photosynthesis generally takes place in green leaves. It can also take place in the green stems and branches of the plant. The solar energy is converted into chemical energy in photosynthesis. The chemical energy is stored in the form of carbohydrate in plants. Importance of photosynthesis के बारे में उसमें हमने क्या पढ़ा था? In the absence of photosynthesis, there would not be any plants as photosynthesis enables them to make their own food. The survival of all animals in the world directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Oxygen is essential for the survival of all living organisms, which is produced during photosynthesis. Photosynthesis maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Next, हमने बात की थी कि plants proteins और fats भी बनाते हैं. Plants make nutrients like proteins and fats also. Plants cannot use nitrogen present in the atmosphere directly. Rhizobium bacteria convert atmospheric nitrogen into water-soluble form, that is, nitrates, which is absorbed by the roots of the plants along with water. Plants like sunflower and mustard convert carbohydrates into oils and store them in their seeds. फिर हमने बात की थी different types of heterotrophic nutrition के बारे में. Different types of heterotrophic nutrition in plants are saprophytic nutrition, parasitic nutrition, and symbiosis. What is saprophytic nutrition? The mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprophytic nutrition. Plants that use saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. For example, Indian pipe and coral root. The roots of saprophytes contain organisms called fungi. The fungi secretes digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a liquid that is used as a nutrient by the non-green plants. फिर हमने बात की थी saprotrophs की. Organisms that derive their nutrition from dead and decaying organic matter are called saprotrophs. Fungi needs moist and warm weather to grow. क्या आप फंजाई के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? फंजाई हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी. फंजाई जैसे यीस्ट और मशरूम हमारे लिए यूजफुल हैं. कुछ फंजाई मेडिसिन्स बनाने में भी यूज होते हैं, जबकि कुछ फंजाई जैसे ब्रेड मोल्ड हमारे लिए हार्मफुल हैं. कुछ फंजाई प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीजेस भी कॉज करते हैं. Fungi like yeast and mushroom are useful for us.
Some fungi are used to make medicines. Some fungi, like bread mold, are harmful for us. They can also cause diseases in plants, animals and humans. तो फ्रेंड्स, आई होप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।